बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, जिस कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ने इंकशाफात किए थे कि किस तरह से उन्होंने धांधली की और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 नशस्तों को छीन कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दिया, उनकी आज अभी कुछ देर पहले एक ताजा स्टेटमेंट आई है जिसमें वो अपनी तमाम तर इल्जामात जो उन्होंने लगाए हैं उससे मुकर गए हैं और कुछ उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने इंकशाफात किए कि उन्होंने किससे हदायत ली, तहरीक इंसाफ में उनका किससे राब्ता था, वो कहाँ पर जाके मिले, उन्होंने क्या कहा, कहाँ ये मुलाकात हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ। उन्होंने ये तमाम तर जो चीजें हैं वो बताई हैं और 15 नकाती एक जो स्टेटमेंट है उन्होंने जारी किया। उसके 15 नकात है जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि किस किस तरह से जो है ना वो मैंने ये झूठ बोला, मुझे झूठ बोलने के लिए किसने कहा और अब वो कौम से मुआफी भी मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आती है, इंसान का जमीर जाग जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जमीर नहीं जागा है बल्कि कुछ और हुआ है। कमिश्नर रावलपिंडी, वैसे तो मुझे था कि चूंकि अब वो हैं कहीं नामालूम मुकाम पर हैं तो ऑब्वियसली अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाएंगे, लेकिन चीजें इस तरह से होंगी ये मुझे अंदाजा नहीं था। ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने फिर कमिश्नर रावलपिंडी को मुबैना तौर पर तोड़ दिया और उसके बाद ये एक रिटर्न स्टेटमेंट आई जिसकी वजह से उन्होंने यू टर्न ली। क्या कोई गंदी वीडियो या इससे रिलेटेड वो कौन सा काम था, किस चीज से उनको थ्रेट किया गया मुबैना तौर पर जिससे वो टूट गए, इसके बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी खबरें हैं इंपॉर्टेंट। अलीमा खान साहबा की आज लड़ाई के बारे में खबरें चल रही हैं, पूरे मीडिया ने चलाया जी मुसर्रत चीमा और अलीमा खान की लड़ाई हो गई, इस बारे में भी आपको बताना है। और नाज़रीन किराम, आईएमएफ वाले मामले के ऊपर बड़ी एक दफा जो है ना वो धूम मची हुई है, ये हो गया वो हो गया, आईएमएफ ने तो आप उसको खत लिखने जा रहे हैं और काम खराब हो जाएगा। इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आईएमएफ से शुरू कर लेते हैं और फिर मैं मीनवाइल आपको सारी खबरें आपके सामने रख देता हूं और वो जो 15 नकाती उनकी स्टेटमेंट है और वो सारी चीजें भी आपके सामने रख देता हूं। आईएमएफ वाले मामले में नाज़रीन किराम हुआ ये है कि तहरीक साहब ने खत लिखने का फैसला किया और उस खत में उन्होंने ये लिखना तहरीक साहब ने कहा कि हम लिखेंगे कि आप जो है वो यहाँ पर धांधली के हवाले से भी एक कमीशन के बारे में बनाएं या बनाने के लिए कहें, या ये जरूर शर्त रखें कि हम जो है ना वो लोन जरूर देंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको धांधली के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये आईएमएफ बजाते खुद इस बात पे कारबंद है कि जहां पे जमहूरियत होगी वहां पर वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को, निजाम को, डेमोक्रेसी को इंश्योर करेंगे। मतलब ये उनके समझ लीजिए कि बेसिक गाइडलाइंस हैं कि अगर किसी को मुल्क को लोन देना है तो उनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं तो उन्हें किन किन चीजों को इंश्योर करना होता है। लिहाजा तरीके साहब ये जो लेटर लिख रही थी इसके पीछे वही कहानी थी कि जनाब आप बताते खुद चुके लिखते हैं तो लिहाजा कहिए कि आप यहां पर लोन देंगे लेकिन उसके साथ साथ आप जरा धांधली की तहकीकात भी करवाएं। जब ये मामला हुआ तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म तहरीक इंसाफ पे आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया मुख्तलिफ एंकर्स साहिबान की जानिब से, मीडिया की तरफ से, और कहा गया कि ये नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, पाकिस्तान का हो जाएगा। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए था, करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था कि इस हद तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, हुआ ये कि इसके ऊपर फिर अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी एक क्लियरेंस, या आप उसे कह लीजिएगा कि अपनी सफाई में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ये हम कहाँ कह रहे हैं कि तब तक आप लोन ना दीजिए जब तक आप यहाँ पर धांधली की तहकीकात नहीं होती है। ये तो सरासर इल्जाम है तहरीक इंसाफ के ऊपर। तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाह रही है कि आप ये कीजिए कि ये जो लोन देने की बात करें आप साथ में लोन दीजिए और साथ ही साथ आप इस बात को इंश्योर भी करवाएं कि ये इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन होती रहे पीछे, सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना ले और वो वहां से जो है ना वो बातचीत चलती रहे। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जब तक तहकीकात नहीं होंगी तब तक आईएमएफ पाकिस्तान को लोन ना दे। ये एक गलत बात है, इसको आप ना ही करें तो मुनासिब है, इसको ना की जाए तो अच्छा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो इल्जाम लग रहा है, इसके पीछे और कहानी कोई नहीं है। तो ये तो तहरीक इंसाफ ने क्लियर कर दिया। लिहाजा अगर आप उन्हें 2 मिनट लगते हैं किसी जमात को मुल्क दुश्मन कहते हैं, और इसकी मैंने पूरी आईएमएफ वाले मामले की तो पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में रखी है। अच्छा जनाब, आप जरा ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ चीजें आपके सामने और रखूंगा, जैसे जिसमें अलीमा खान वाला जो मामला है वो मैं जरा आगे चल के रखता हूँ, लेकिन जरा चूंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है कमिश्नर रावलपिंडी वाली, इसके ऊपर सारे जानना भी चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ।
जनाब, कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने आज 15 नकाती एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा, देखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी हो गया था, मैं सेक्रेटरी की पोजीशन पे भी रहा और मेरे पॉलिटिकल फिगर्स से जो है ना वो रवाबित भी कायम हो गए थे। इन्हीं में से एक शख्सियत ऐसी थी जो अभी एब्सकॉन्डर रहे हैं, एब्सकॉन्डर हैं और वो भागे हुए थे और वो की पोजीशन पे थे और मेरे उनसे रवाबित थे। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप काइंडली ये कीजिए तो हम आपको जल्दी जो है ना वो एक, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपको जल्दी एक अच्छी पोजीशन देंगे। चूंकि मैं रिटायर हो रहा था, मैं ऑलरेडी परेशान था कि मेरी तो रिटायरमेंट करीब आ रही है, अब मैं क्या करूंगा रिटायर होने के बाद। तो मेरे ज़हन ने कहा कि ये ठीक है, ये कर लेना चाहिए। तो मैंने उस शख्स से बातचीत करने की कोशिश की। उस शख्स ने मुझे बुलाया लाहौर और मैं एक दफा सीक्रेटली लाहौर भी गया। वहां पर बातचीत हुई और वहां पर यह तय हुआ कि किस किस तरह से आपने इल्जामात लगाने हैं और काजी फायद ईसा का नाम भी लेना है, उससे हमें पॉलिटिकल गेन मिलेगा, पॉलिटिकल फायदा होगा। और मैंने कहा जी ठीक है, मैं काजी फायद ईसा साहब का नाम भी ले दूंगा। फिर यह तय हुआ कि अब किस डेट को किया जाए, क्योंकि खास डेट तहरीक इंसाफ रखना चाहती थी, क्योंकि जब उस खास डेट के बाद तहरीक इंसाफ एक ऑल ओवर द कंट्री एक जो है ना वो प्रोटेस्ट कॉल करना चाह रही थी, एक प्रोटेस्ट कॉल करना चाह रही थी, ताकि उस प्रोटेस्ट का फायदा जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सके मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो फिर हमने म्यूचुअली ये डिसाइड किया, 17 तारीख तय होगी और मैंने 17 तारीख को जब पीएसएल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मैंने पीएसएल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबको बुला के तो मैंने ये इल्जामात जो है वो आयद कर दिए। मैं इसके ऊपर शर्मिंदा भी हूं और मुझे ये इल्जामात नहीं लगाने चाहिए थे, मैं लालच में आ गया था, लिहाजा मैं अपने आप को अब कानून के हवाले करता हूं। अब दो बातें हैं मजेदार। सबसे पहली बात तो यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी बजाते खुद सामने नहीं आए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने एक रिटर्न दिया है और उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अब आपने ये भी देखना होगा कि पिछले कुछ अरसे से कमिश्नर रावलपिंडी हैं कहां पर, क्योंकि ये चीज डिटर्मिन करती है ना कि वो आजादाना ये लिख रहे हैं या आजादाना, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि 4-5 दिनों में ऐसी कौन सी तब्दीली हुई कि अचानक एक बंदा कह रहा है कि मुझे चौक में फांसी दे दो और वो तैयार है और वो मुल्क से बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो मुल्क में रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और 4 दिनों के बाद वो अपनी फौरी तौर पर जो है ना वो बयान बदल लेता है। तो ये तो मुझे ऑब्वियस था कि प्रेशर था, लेकिन प्रेशर किस किस्म का था इसकी हिंट मिली नाज़रीन इकराम हसन अयूब साहब से। हसन अयूब साहब आपको पता है रावी को याद करते रहते हैं। तो आपको मालूम ही है उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। वो तो पहले ही कह रहे थे जी तहरीक इंसाफ के साथ मिलके इन्होंने किया, ऐसे सबूत सामने आए हैं, ऐसे सबूत आए हैं कि बैरिस्टर गोहर भी रगड़े जाएंगे और फलाना भी रगड़ा जाएगा और फलाना भी रगड़ा जाएगा और फलाना। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने वहां गैर इखलाकी ताल्लुकात रखे जहां कोई कंजर भी ताल्लुकात रखने का सोच नहीं सकता। जिस इंसान को करीबी रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल ना हो, ऐसा शख्स किसी इज्जत के काबिल ही नहीं होता। दिस इज समथिंग अलार्मिंग। यानी कि वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि साबिक कमिश्नर ने जो ताल्लुकात कायम रखे थे वो किसी महरम रिश्ते के साथ रखे हैं। अब ये इतना गलीज, गंदा, घटिया इल्जाम है कि आप ये जेहन में रखिए कि जब किसी को ये कहा जाएगा शायद कि तुम्हारी कोई इस तरह की फेक वीडियो बना ली गई है या तुम्हें इस तरह की बात हम मीडिया में कर देंगे, तो वो एक इंसान किस करब से गुजर सकता है। मुझे नहीं पता सच क्या है, मैं मुबैना तौर पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सामने आया ना नाज़रीन किराम, जो हसन अयूब साहब ने बात की है, ये ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस तरह का है, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऐसी चीज जहां पर उन्हें इस तरह से जो है ना वो कहा गया है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो फिर ये होगा। दिस इज समथिंग नॉट राइट। लेकिन ये देखना होगा कि इसके ऊपर क्या चीजें सामने आती हैं, क्योंकि हकीकत अभी भी हमें नहीं पता है। क्योंकि ये बात इसलिए मानने को नहीं आती है कि 4 दिन पहले वो मीडिया के सामने खड़े होकर सब कुछ कह रहे हैं और आज अचानक से वो रिटर्न बयान दे रहे हैं, सामने भी आके नहीं कह रहे, रिटर्न बयान दे रहे हैं। लियाकत अली चट्टा एक बार फिर से सामने आ जाए, मीडिया का सामना करें। मीडिया के सामने उस दिन भी सवालों का सामना किया था, आज भी सवालों का सामना करें, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे, इसकी ऑब्वियस रीजन है। लेकिन ये जो चीज है ना कि किसी को इस तरह से ब्लैकमेल करना और ये सारी चीजें, इसमें भी कुछ इसी तरह का होता हुआ मुबैना तौर पर नजर आ रहा है कि वो कोई गंदी वीडियो या कोई इस तरह से कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी या कुछ हो रहा था। अगर उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं तो इस प्रेशर में आकर मुमकिन है, मुबैना तौर पर मुमकिन है कि उन्होंने किए होंगे कि उसके उसकी इसकी जो इंडिकेशन है वो हमें हसन अयूब से मिल गई है कि वो क्या उस वक्त जो है ना वो सोचा जा रहा था। अच्छा, तीसरी जनाब खबर ये है कि आज अलीमा खान साहिबा की और मुसर्रत जमशेद चीमा की लड़ाई की बातें चली हैं।
उस बारे में भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूसिव, वो जरा आप जान लीजिए कि किस किस्म की आज ये लड़ाई हुई है। कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी। अलीमा खान साहबा अगली वाली रो में बैठी हुई थी, मुशर्रत जमशेद चीमा, और ये जो एनी शाहिदीन है मुझे उन्होंने बताया वहां पर, मैंने इसको रिकन्फर्म किया है। मुशर्रत जमशेद चीमा पीछे बैठी हुई थी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुई, मुशर्रत बैठ गई। अब मुशर्रत बैठी हुई थी तो कोई बात करने के लिए पीछे अलीमा खान साहिबा ने कुर्सी को खिसकाया और खिसका के मुशर्रत से बात करने लग गई। बात थोड़ा सा वो इसी रूड में कर रही थी कि देखो यार ये खवातीन पहले पता नहीं कहाँ थी, अब जब हमारे भाई को जरूरत थी और अब ये टिकटें लेने के लिए आ गई हैं। वो मुशर्रत को सुना नहीं रही थी। मुशर्रत कह रही थी, जी, जी, आप अब बाजी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है, कुछ इसी तरह का चल रहा है। अब अलीमा खान साहिबा को शायद ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मीडिया वाले सामने खड़े हैं और मीडिया के सामने आप इस तरह की बात किस तरह से कर सकते हैं। ये एक बड़ा फ़ॉल्स इंप्रेशन जाएगा। मुशर्रत को ये आप नहीं कह रही थी, लेकिन जिन भी ख़वातीन के बारे में आप और बात कर रही थी, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर अदालती फ़ोरम पे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मीडिया वाले तो खड़े थे। वहाँ पे मुझे पता है कि जियो के रिपोर्टर भी थे, दुनिया के इशफाक भी थे, शाकिर रमान साहब हमारे दोस्त वहीं पे थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई और बाद में मेरे ख्याल से रिपोर्टेडली अशफाक साहब ने इसको रिपोर्ट भी किया, इस पूरे इंसिडेंट को। अंदर भी अलीमा खान साहिबा ने पता चला कि थोड़ी-सी ना गड़बड़ाहट की एक रिपोर्टर के साथ। जब बाहर आईं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर थी कि एक और रिपोर्टर बाहर मिला और उसके साथ भी अलीमा खान साहिबा ने इस तरह की बात की। तो आज उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी नाज़रीन किराम, वो विज़िबल थी। वो नज़र आ रही थी कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में आज उन्होंने ये काम किया है। पहली बात तो ये है कि अलीमा खान साहिबा ने बज़ाते खुद कह दिया है कि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई मुशर्रत जमशेद चीमा से। तो इसका मतलब है लड़ाई नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। दूसरी बात, आप ज़रा ये समझ लीजिए, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अ, मैं ये समझता हूँ कि इस बात में अलीमा खान साहिबा का कसूर है। वो ऐसे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ठीक है, आपके प्रेशराइज्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इस तरह से ना बिहेव कीजिए। जो आपने उस रिपोर्टर के साथ किया है, कल का छोकरा, और तुमने सीखा ही नहीं है और तुम्हें तमीज़ ही नहीं है और तुम बेवकूफ़ हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप किसी सहाफ़ी को नहीं कह सकती हैं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया था उसमें, उसने उस लड़के ने कोई ऐसा ऐसा कोई तीर नहीं मारा था जिससे आप इतना माइंड कर जाएँ, आप अच्छे तरीके से टाल के भी आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, प्रेशर है, सबके ऊपर प्रेशर है। सिर्फ आप पे नहीं है बल्कि पूरी पार्टी के ऊपर प्रेशर है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, हम जैसे सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर है, सबके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आपको थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है ना वो करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। अच्छा जनाब, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में खबर है कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज अपने फॉर्म 45 लाड़काना वाली सीट से अपडेट कर दिए हैं। उन्होंने बता दिया कौन जीता कौन हारा। ये बड़ी बात है। बिलावल भुट्टो से सीखना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों को, और उनको भी अपने फॉर्म 45 अपलोड करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि बिलावल तो हो सकता है जेन्युइनली लाड़काना से जीते हों, नून लीग जेन्युइनली नहीं जीती है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।